असल में ये डिबेट तो इतनी, क्या कहा जाए कि सेंसिटिव है और इतनी गहन है कि इसको कई घंटे चल सकती है। लेकिन मैं इस पे केवल डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी की जो है अंतिम टिप्पणी लेते हैं, विशेष तौर पर ऐसे समय जब मैं केवल दर्शकों से इतना कहना चाहता हूं कि जब भी पार्टीशन के बारे में याद रखें, आप याद करें उस समय गांधी जी के को आप जरूर याद करें, क्योंकि गांधी जी ने 1942 का 9 अगस्त के पहले 8 अगस्त का जो उनका पूरा भाषण है, वो भाषण मैंने कई बार पढ़ा है। और उस भाषण में 90% उन्होंने किस जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात कही है। और उसके समय से मतलब ये सोचिए कि ये एक ऐसा मतलब देश का एक दूरदर्शी लीडर था जिसको समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है, और इसलिए पूरा एम्फेसिस रहा। और इसलिए जो व्यक्ति राष्ट्रपिता कहा गया, उसका जो है सबसे पहला हक था कि वो लाल किले के ऊपर झंडा फहराने का काम करता। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और जेपी और लोहिया और आचार्य कृपलानी से लेकर सुभाष चंद्र बोस और सभी लोग उनके एक तरीके के शिष्य थे, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा मानने वाले लोग थे। तो कोई उसमें आपत्ति करने वाला नहीं था पूरे कांग्रेस में। लेकिन वो काम छोड़ करके नोआखली के अंदर वो गए। उन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी कराना, सद्भाव पैदा करना या दंगों को खत्म करना उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। और उनके साथ में कौन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, बादशाह खान थे। ये बात जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि पूरे पार्टीशन से सबसे ज्यादा मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई दुखी व्यक्ति रहा होगा तो वो बादशाह खान रहे होंगे, क्योंकि उनकी तो पूरी की पूरी एक सेंटिमेंट से लेकर के फिजिकल प्रेजेंस तब यहीं पर थी। ये आपको सबको मालूम है। उसी को लेके खुदाई खिदमतगार एक संगठन भी चलता है देश के अंदर। जी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी सर, ये पहले तो मैं 78 साल के इस अपनी स्वाधीनता प्राप्ति और उससे भी ज़्यादा उस त्रासदी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, हम उस पर अपने उन शहीद साथियों को, मृतक साथियों को और ये जो 2 देश 3 देश बने, इन लोगों की स्वाधीनता कहिए, सत्ता हस्तांतरण कहिए, जो भी कहिए, इनके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। एक तो चीज़ ये है कि जब सत्ता संघर्ष होता है तो जाहिर सी बात है टुकड़ों टुकड़ों में लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हस्तगत करने की कोशिश करते हैं। और जब इतने दिनों के बाद, इतने लंबे शोषण के बाद जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो जाहिर सी बात है सब लोग अपने अपने दाव में थे। और उसमें भी कुछ लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, यही सत्ता अगर रहेगी तो हम इसमें घुस करके ज्यादा मजा ले सकते हैं, ज्यादा मलाई चाट सकते हैं। उन लोगों ने पिछले दरवाजे से कहिए, सामने से कहिए, उन लोगों ने उसका विरोध प्रतिरोध भी किया। लेकिन अगर हम सिर्फ नेतृत्व को उठा करके देखें तो इस विभाजन का अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई था, अगर किसी को सबसे ज्यादा कष्ट था, तो उसमें हम 2 लोगों को देख सकते हैं। एक गांधी थे और एक उनसे छोटा ही कहा जाएगा या जैसे भी हो, लोहिया थे। ये दोनों आदमी दुखी थे, भारत विभाजन नहीं चाहते थे। और नहीं तो जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं से कसमसाहट था कि ठीक है, अगर विभाजन हो जाएगा तो हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, हमारे हाथ में सत्ता आएगी, हम सत्ता का अपना स्वाद चखेंगे। और उसके चलते सारी चीज हुई। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, आज जब 78 साल बीत गए हैं हमारे 1947 को उस परिणाम को निकले, और उसके बावजूद भी जो हम खंड दर खंड होते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश अलग हुआ, और आज की तारीख में भी कुछ लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर बेहतर भारत की बात करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि दुनिया के पैमाने पर 2 प्रयोग हुए हैं। एक तो सोवियत संघ का प्रयोग हुआ और एक प्रयोग हुआ अमेरिका का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रयोग हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने छल छद्म के चलते सोवियत संघ को तोड़ा, और सोवियत संघ का जिस तरीके से गठन हुआ था वह भी बहुत स्वाभाविक गठन नहीं था, स्वाभाविक एका नहीं थी। लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश खास करके, इसमें एक स्वाभाविक एकता है, एक भौगोलिक एकता है, एक सांस्कृतिक एकता है। तो हम तो ये कहेंगे कि 78 साल के बाद का अगर कोई बड़ा अगर कोई निर्णय हो सकता है, अगर कोई सपना हो सकता है तो ठीक है, ये सारे देश अलग अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मोहब्बत से रहें, अगर ये प्यार से रहें, अगर एक दूसरे का हाथ थाम के चलें, तो हम समझते हैं शायद
दुनिया में ये सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और इसके लिए निश्चित रूप से ये जो कहते हैं बेहतर भारत, तो हम तो बेहतर भारत नहीं कहते हैं, हम तो कहेंगे कि दक्षिण एशियाई समाजवादी संघ की अगर स्थापना हो जाए और उसमें ये सारे देश इकट्ठा होकर के उसके झंडे तले अगर इकट्ठा हो, तो निश्चित रूप से हम अमेरिका, चीन, रूस या जो कुछ भी हो, इन सबसे बड़ी ताकत हो जाएंगे, बड़ी ताकत रहेंगे। और निश्चित रूप से यह ताकत बनते ये दुनिया के ये जो उपनिवेशवादी देश हैं, नव साम्राज्यवादी देश हैं, उनको हजम नहीं होगा। लेकिन यहाँ की जनता की मांग है, यहाँ की जनता के हित में यह है कि हम अब अगला कदम दक्षिण एशियाई समाजवादी संघ बनाने की ओर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने 78 साल के इस स्वाधीनता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन तीनों देशों की जनता या आसपास की जितने भी इस तरीके के देश हैं, वो जनता एकजुट होकर के एक साथ रहने, मिल करके प्यार मोहब्बत से रहने और अपना विकास करने के लिए रास्ता जरूर तलाशेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब, डॉक्टर राम पुनियानी जी और अरुण कुमार त्रिपाठी जी। हम लोग इस चर्चा को आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे और ये एक सामूहिक सपना है और ये सपना देखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो तीनों देशों के बीच में शांति, सौहार्द, मित्रता चाहते हैं और वही हमारे विकास का रास्ता हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।